दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर और इंदौर में एक जगह है एरोड्रम के नाम से। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की फैमिली रहती है जिनका नाम है ज्योति प्रसाद, पत्नी का नाम है नीलम प्रसाद और एक उनकी 17 साल की लड़की और 18 साल का लड़का। और उन्हीं की कोठी के बराबर में उनके पिता की कोठी है जो पुलिस विभाग से डीएसपी के पद से रिटायर हुए। बात है 16-17 दिसंबर की। ठंड की रात है, जाड़े पड़ रहे हैं और करीब सुबह 4:30 बजे जो ज्योति प्रसाद की 17 साल की बेटी है वो एक कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकलती है। ये देखकर एक पड़ोसी को बड़ी हैरानी होती है। उसको लगता है इतनी सर्दी में सुबह के 4:30 बज रहे हैं और एक नाबालिग लड़की कुत्ते को कहाँ टहलाने ले जा रही है। खैर, वो सोचता है कि हो सकता है अभी बड़े आदमी में कोई शौक हो, और वे सोचकर कुछ बोलता नहीं है और अपने घर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद ज्योति प्रसाद के घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसको लगता है कि आज फिर शायद ज्योति प्रसाद जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ड्रिंक कर रखा है, क्योंकि वो कई बार शराब पीकर घर में झगड़ा करते थे और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते थे। तो उसको लगा वही है और वो बेफ़िक्र होकर सो जाता है। सुबह होती है, जो ज्योति प्रसाद की माताजी हैं, जो मैंने आपको बताया पड़ोस में ही रहती थीं, डीएसपी साहब की पत्नी, वो अपने बेटे के लिए सुबह को चाय बनाकर लाती हैं और वो बेल बजाती हैं, गेट पे दस्तक देती हैं, लेकिन गेट कोई अंदर से नहीं खोलता। तो उनको लगता है शायद गहरी नींद में थोड़ी देर बाद चाय लेकर आ जाऊँगी और वो वापस चली जाती हैं। कुछ देर बाद फिर से चाय लेकर आती हैं, लेकिन गेट तब भी नहीं खुलता। तो जो ज्योति प्रसाद थे, ये पुलिस अधिकारी, जो इनका बेटा था 18 साल का, ये देहरादून में किसी ट्रेनिंग पर था, लेकिन वहाँ से छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था और घर पर आने के बाद ही ज़्यादातर अपने दादी दादा के पास ही सोता था। अब क्योंकि पोता डीएसपी साहब के घर पर ही था, उसको जगाया जाता है कि वो तुम्हारे मम्मी पापा गेट नहीं खोले, जाकर चेक करो। वो भी गेट बजाता है, बेल बजाता है, चारों तरफ से खिड़की से झांकता है, कुछ भी अंदर से दिखाई नहीं देता। आखिर वो दीवार फांद कर अंदर जाता है और जो घर था उसकी बैक साइड में खिड़की का कांच तोड़कर वो अंदर झांक के देखता है, तो देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो देखता है कि जो उसके पिता हैं ज्योति प्रसाद और उसकी जो माता हैं नीलम प्रसाद, दोनों की लाश लहू से लथपथ घर के फर्श पर पड़ी हुई है। वो बाहर आता है और अपने दादा और दादी को ये बात बताता है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करा जाता है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। गेट खोला जाता है और अंदर जाकर क्राइम सीन पर देखा जाता है कि दोनों की लाश जैसे पोते ने बताई थी बिल्कुल उसी तरीके से पड़ी हुई हैं। पुलिस घर की तलाशी लेती है, सब कुछ ठीक ठाक रखा हुआ है। अब क्योंकि उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था जो अपने दादा दादी के पास सो रहा था पड़ोस में ही, दीवार से दीवार मिली हुई थी दोनों कोठी की। जो लड़की थी 17 साल की, वो वहाँ पर नहीं थी। अब पुलिस को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है। उसको लगता है कि जो भी लुटेरे आए थे या खूनी आए थे शायद उस लड़की को उठाकर ले गए। आस-पास सर्च करा जाता है, तभी एक वहाँ पर एक लेटर मिलता है। जो लेटर ज्योति प्रसाद की उस नाबालिग लड़की ने 17 साल की ने लिखकर वहाँ पर रखा हुआ था। उस लेटर में उसमें लिखा था कि मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते हैं, मेरा शारीरिक शोषण करते हैं और मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इनसे दुखी आ गई हूँ। मेरी माँ भी उनका साथ देती है और मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप मुझे ढूँढने की कोशिश ना करें। अब लेटर को पढ़कर कहीं किसी हद तक पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि लड़की को किसी ने उठाया नहीं है। लड़की अपने आप ही घर छोड़कर गई है। अब दूसरा सवाल ये था कि हत्या किसने करी है? शायद लड़की का कोई बॉयफ्रेंड हो। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो पुलिस अपनी थ्योरी जोड़ रही थी, कड़ी से कड़ी भिड़ा रही थी, मैच कर रही थी, कहीं कुछ हाथ लगे। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी चेक करती है, तो वो जानकर ये भी उसको बड़ी हैरानी होती है कि पिछले 2 दिन से सीसीटीवी कैमरा बंद है। 2 दिन से पहले सारे कैमरे ठीक ठाक चल रहे थे। लड़के से पूछा जाता है
वो भी कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो लग रहा है कैमरे चालू थे। अब उसके बाद फिर जो पुलिस का एक अपना तरीका है, सबके फ़ोन चेक करती है, आसपास के सीसीटीवी, और लड़की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। लड़की को ढूंढना शुरू, जो सब थाने हैं, सारे मुखबिर हैं, सबको एक्टिवेट किया जाता है। इसी बीच वो पड़ोसी आता है जिसने उनको रात 4:30 बजे कुत्ते को टहलाते हुए देखा था, और वो पुलिस को अपना बयान देता है कि 4:30 बजे के करीब वो कुत्ते को टहला रही थी लड़की इनकी नाबालिग, और उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे चीखने की आवाज़ आई। अब क्योंकि मुझे पता है कि ज्योति प्रसाद जी जब ड्रिंक करते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, तो मुझे लगा था कि शायद वो यही कर रहे हैं। अब पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि जो उनकी बेटी थी 17 साल की, उसका कोई बॉयफ्रेंड है जिसका नाम डीजे है, और उसी गली में, उसी आस पड़ोस में एक बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे अपराधी किस्म के लड़के जो नशे के आदी हैं, वो वहाँ पर आते जाते रहते हैं, और ये डीजे भी वहीं पर आता है। और शायद डीजे इसलिए वहाँ पर आता था कि जो वो ज्योति प्रसाद की लड़की से उसकी मुलाकात हो सके। और मुखबिर के अधीन, मुखबिर के थ्रू पुलिस को ये भी पता चलता है कि एक बार ज्योति प्रसाद ने अपनी लड़की को उस लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिससे उन्होंने लड़की को बहुत ज़्यादा डांटा, फटकारा, और डीजे को एक जोर से थप्पड़ भी रसीद करा था। अब पुलिस की थ्योरी ये होती थी कि हो सकता है कि उस लड़के ने उस थप्पड़ के गुस्से का बदला लेने के लिए ज्योति प्रसाद की लड़की को भड़काकर उनके घर की उनकी दोनों की हत्या कर दी। अब डीजे का पता लगाया जाता है, उसके घर जाते हैं, लेकिन वो कहीं हाथ नहीं आता। मोबाइल उसका स्विच ऑफ होता है, जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि ज़्यादातर मोबाइल स्विच ऑफ वही करता है जो अपराधी हो। और दूसरा लिंक भी सीधा मिल रहा था, लड़की का लेटर भी मिला हुआ था, सीसीटीवी कैमरे भी, जाहिर सी बात है कोई घर का आदमी ही बंद कर सकता है। तो यहाँ पर पुलिस को क्लियर हो जाता है कि जो भी है वो इस लड़की के ही काम है। अब इसी बीच जब पुलिस इनको ढूंढती हुई होती है तो डीजे का फ़ोन ऑन होता है, क्योंकि कई बार आदमी मोबाइल ऑफ तो कर देता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मोबाइल बंद करने के बाद उसे परेशानी होती है। जैसे किसी को उसको फ़ोन करना हो तो नंबर सारे के सारे मोबाइल के अंदर ही हैं, या किसी को कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, पेटीएम, एटीएम वगैरह, तो भी मोबाइल ऑन करना पड़ेगा, या कोई फ़ोटो वगैरह देखना हो, या कहीं के टिकट बुक करने हो। अब सारी चीज़ तो मोबाइल में है, और मोबाइल आपने बंद कर दिया, तो शायद डीजे को लगा होगा कि इसको ऑन करता हूँ और वो जो भी मुझे काम करना है इसके अंदर वो करूँगा, उसके बाद मैं स्विच ऑफ कर दूँगा। तो डीजे ऑन करता है, और ऑन करने के कुछ देर बाद स्विच मोबाइल को दोबारा से स्विच ऑफ कर लेता है। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन होगा, ज़ाहिर-सी बात है वो किसी न किसी टावर के संपर्क में आएगा, और टावर से उसकी लोकेशन पता चलेगी। पुलिस फ़ौरन एक्टिव होती है, और जहाँ पर भी, जिस इलाके में वो ऑन होता है, वहाँ काफ़ी सारे होटल थे। तो वो होटलों में जो लड़की की फ़ोटो लेके पुलिस जाती है, और सब होटलों में फ़ोटो दिखाती है, और एक होटल के अंदर ये दोनों डीजे और वो 17 साल की लड़की, पुलिस उनको पकड़ लेती है, उनसे पूछताछ करती है। इसी बीच जो लड़की का बैग था, उसमें एक लेटर और मिलता है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से घर पे मिला था, जो उसने अपने जो बॉयफ्रेंड था डीजे, उसके लिए लिखा हुआ था कि भले ही 5 मिनट आपके साथ मिले, वो 5 मिनट बहुत सुकून भरे और बहुत मीठे थे। हमारे बीच में कोई भी आएगा, कोई नहीं आ सकता, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, और जो भी आएगा वो मारा जाएगा, और अब हम दोनों को साथ रहना है। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूँगी, तुम मेरे हो। कुछ इस तरह का वो लेटर था। अब पुलिस को ये क्लियर था कि उस लेटर से, कि जिसने साफ-साफ लिख रखा है जो भी बीच में आएगा। अब पुलिस को उनके साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब पुलिस कहती है कि बताओ तुमने क्यों अपने माता-पिता को मारा? तो बताती है कि डीजे से मेरी मुलाकात हुई, और हम दोनों आपस में प्यार करने लगे। हम दोनों शादी करना चाहते थे। हमारे पिताजी ने हमें पकड़ लिया, डीजे को मारा, मुझे डाँटा, उल्टा-सीधा कहा। उसके बाद हमने फैसला करा कि हम यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे। एक 17 साल की लड़की का दिमाग में जो बता रहा हूँ, और जो भी मैं आपको आगे चीज़ें बताऊँगा, आपको बड़ी हैरानी होगी कि एक 17 साल की लड़की इतनी शातिर,
कैसे हो सकती है। तो अपने प्रेमी डीजे से कहती है कि हम भागकर शादी करेंगे, लेकिन डीजे कहता है कि देखो तुम्हारे पिता पुलिस इंस्पेक्टर हैं और दादा डीएसपी से रिटायर हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, ये दोनों अपनी पावर से, अपने रसूख से हमें पकड़ ही लेंगे, और हम पकड़े जाएंगे तो उसके बाद हम जेल जाएंगे। तो ऐसे हमें शादी करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर हमें शादी करनी है तो हम बिल्कुल यहीं पे करें, सबके सामने हो और हम सबके सामने रहें। अब लड़की को लगता है कि क्योंकि डीजे बता रहा है कि जो तुम्हारे दादा हैं, जो तुम्हारे पिता हैं, दोनों पुलिस से हैं और दोनों हमें पकड़ ही लेंगे। तो लड़की के दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये दोनों हमारे प्यार के दुश्मन हैं, माता भी और पिता भी, और हमारे प्यार के बीच में जो भी आएगा हम उसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ उनका प्लान बनता है सीधा जो ज्योति प्रसाद और नीलम प्रसाद की हत्या करने का। अब चूँकि लड़का 18 साल का, जो उसका भाई था वो भी वहीं था। अब उसको ये पता था कि कई बार वो अपने दादा दादी के पास सोता है। अब आप प्लानिंग देखो उस लड़की की। वो डीजे को बोलती है कि तुम एक्टिव रहना, जिस दिन भी वो अपने दादा दादी के यहाँ पर सोएगा, कई बार यहाँ पे सो जाता है, कई बार वहाँ सोता है, तुम्हें उसी दिन आना है। सबसे पहले वो डीजे को एक्टिव करती है, उसके बाद मोबाइल जो सीसीटीवी कैमरे थे उसको बंद करती है। करीब 10 साढ़े 10 बजे उसको ये पता चल जाता है कि जो उसका भाई है अपने दादा दादी के पास सो रहा है। डीजे को फ़ोन करके बुलाती है, कैमरे बंद करती है। उसके बाद बाहर ये देखने के लिए कि कोई जाग तो नहीं रहा है, या कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं खड़ा है, या कोई पुलिस की जीप तो नहीं खड़ी है। अब इतनी ठंड में 4:30 बजे कैसे निकले? तो कुत्ते को टहलाने के बहाने से, जो 17 साल की लड़की है इतना दिमाग लगा रही है, कुत्ते को टहलाने के बहाने से बाहर निकलती है, कोठी के चारों तरफ घूमती है कुत्ते को लेकर। और वो ये देखकर बड़ी मुतमईन और तसल्ली उसको हो जाती है, कोई भी नहीं जाग रहा है, कोई आसपास है नहीं। अब क्योंकि भाई दादा दादी के यहाँ सो रहा है, आसपास कोठी के कोई है नहीं, सीसीटीवी बंद है। अब वो डीजे को कहती है कि तुम अपना काम शुरू करो। डीजे एक लोहे की रॉड लाता है और सबसे पहले नीलम, जो उस लड़की की माँ थी, उनके सर पर वार करता है पूरी ताकत के साथ, और एक ही वार में उनकी मृत्यु हो जाती है, दर्दनाक मृत्यु, खून का फव्वारा, तड़प, चीख। अब इधर क्योंकि जो ज्योति प्रसाद थे वो ड्रिंक कर कर सोए हुए थे, तो उनको इसकी हार्ट का पता नहीं चला। उसके बाद वो ज्योति प्रसाद के पास जाते हैं दोनों, और फिर वो डीजे को इशारा करती है कि जैसे माँ को मारा है ऐसे ही पिता को मारो। डीजे पूरी ताकत के साथ पुलिस ऑफिसर ज्योति प्रसाद के सर पर भारी वार करता है। अब क्योंकि वो थोड़े ताकतवर मान लो या पुलिस ऑफिसर थे, एक वार होने के बाद वो उठ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं। अब क्योंकि सर में दर्द है, एक आदमी सो रहा है, फिर उसने दारू भी पी रखी है, तो ज़्यादा मुकाबला कर नहीं पाते डीजे का, क्योंकि वो पहले से ही तैयार था, उसके हाथ में एक तरीके से रॉड भी है। और वो दोबारा से फिर उनके सर पर वार करता है। करीब 3-4 वार उनके सर पर लगातार करे जाते हैं ज्योति प्रसाद के, और वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं और खून बहने लगता है उनका, और उनकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उसने बैग पहले ही तैयार कर लिया था लड़की ने, अपने माँ बापों को मारने के बाद में, और वो लेटर लिख रखा था उसने। उस लेटर को वो वहाँ पर छोड़ती है कि एक तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि 17 साल की लड़की का दिमाग देखिए आप। मैंने ये बात कई बार रिपीट कर दी, क्योंकि मुझे खुद इतनी हैरानी हो रही है कि एक लड़की किस तरीके से कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर ले जा रही है, कैमरे बंद कर रही है, भाई के दूसरे घर में सोने का इंतजार कर रही है, और उसके बाद जो अपने माता पिता का बेदर्दी से कत्ल करती है, और कत्ल करने के बाद भी जो वो लेटर लिखती है, जो मैंने आपको सुनाया भी था कि मेरा यौन शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं। मतलब एक तो माँ बाप की हत्या कर ही दी, दूसरा जो उनके मरने के बाद भी जो उनके आत्मा को शांति ना मिले, उनके ऊपर ऐसा गंदा आरोप लगाती है वो लड़की, जिसे सुनकर उसके दादा दादी और उसका भाई भी और शर्म के मारे अपनी नजर झुका लेते हैं। और समाज में आदमी सोचता है हम क्या मुंह दिखाएंगे, मतलब एक बहन 17 साल की इस तरीके का आरोप लगा रही है। अगर वो ना पकड़ी जाती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो शायद ये कलंक उनके ऊपर सारी ज़िंदगी लगा रहता। लेकिन ये अच्छा था कि वो पकड़ी गई, और फिर वो उससे पूछते हैं पुलिस वाले कि तुमने ऐसा क्यों लिखा, तो बताती है कि क्योंकि वो दारू पिया करते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग यकीन कर लेंगे और मुझे विलेन नहीं मानेंगे। उनको लगेगा कि लड़की अपनी इज़्ज़त बचा के गई है और ज्योति प्रसाद ही बुरे थे। तो बड़ी अजीब कहानी थी कि लड़की किस तरीके से कितना दिमाग लगाती है, कमाल कर दिया उस लड़की ने।
क्योंकि देखो, जो ये उम्र होती है 15-17 साल की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये बहुत ही खतरनाक उम्र होती है। इसमें इसमें बच्चे को कोई कैसे भी बहला सकता है, फुसला सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब क्योंकि 17 साल की उसकी उम्र थी, तो पिता को भी था कि कहीं लड़की बहक ना जाए। जाहिर सी बात है, अगर वो पढ़ लिख लेती, अब क्योंकि पहले ही पुलिस ऑफिसरों की वो फैमिली थी, भाई भी ट्रेनिंग पे गया हुआ था, लड़की भी कुछ ना कुछ बनती और उसके बाद वो किसी से भी शादी कर सकती थी। शायद अगर वो डीजे से भी शादी करती तो पिता उसके मना नहीं कर पाते। लेकिन माँ बापों को भी एक फिक्र होती है, और उसको लगा कि माँ बाप उसके दुश्मन है, और उसने दोनों माँ बापों की बेदर्दी से हत्या कर दी। अगर शायद भाई वहाँ होता तो वो शायद भाई को भी मार देते, क्योंकि उनका जो पहले प्लान था, कई प्लान उन्होंने करे थे। पहले ये था कि नींद की गोली सबको खिला दी जाए, फिर तो चाहे भाई भी वहाँ हो तो शायद भाई भी मर जाता। लेकिन अब बिना डॉक्टर के लिखे हुए किसी ने नींद की गोली उनको दी नहीं, और अगर जहर खरीदे तो कैसे खरीदेंगे। पिस्तौल उनको मिली नहीं, क्योंकि पिस्तौल भी मिलेगी तो आपराधिक किस्म के लोगों से मिलेगी, वो भी पूछेंगे तुम किसके लिए ले रहे हो। फिर उन्होंने सोचा कि चाकू से गला काट देंगे, फिर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हल्का सा कटे तो फौरन आँख खुल जाए उनकी। फिर उन्होंने फाइनल करा ये रोड वाला। इस इतने सारे प्लान उस लड़की ने बनाए, और इस प्लान में उसका भाई बच गया। अगर नींद की गोली उनको मिल जाती तो शायद वो अपने भाई को भी मार देती। तो ये थी बड़ी अजीब कहानी, बड़ी दर्दनाक, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं कितने कैसे प्लान बना रहे हैं, शायद वीडियो देखकर या पिक्चरें देखकर या क्राइम शो देखकर, कि एक पुलिस ऑफिसर भी ये भाप नहीं पाया कि उसकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये थी कहानी। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।